आइए नेक्स्ट सर्विस पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज क्या कहती है? हेल्थ केयर सर्विसेज हमें बताएगी हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो एग्जम्प्ट हैं। कौन कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट है ये हमारे को देखना है। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि आपके डॉक्टर की सर्विसेज, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सर्विसेज, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन की सर्विसेज। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्टर को तो आप जानते ही हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को भी आप जानते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गए, ठीक है जी। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है इसको हमें समझना है। जिस भी तरीके से हमारा इलाज किया जाता है, अब इलाज करने के कई तरीके होते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, बुद्धा, सॉरी बुद्धा नहीं, सिद्धा, ठीक है जी। इस तरीके से जो है हमारे पास में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम जो है वो किसी भी चीज को ठीक करते हैं, किसी की भी बीमारी को। तो दैट इज नोन एज रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि उपचार का तरीका। अब उपचार के तरीके को आओ हम देख लेते हैं। क्या है उपचार के तरीके हमारे पास में? एलोपैथी, जो आप जाते हैं हॉस्पिटल में, नॉर्मल हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर के पास में। होम्योपैथी को भी आप जानते हैं, वो जो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां होती हैं। आयुर्वेदा को आप लोग जानते हैं, ठीक है जी, जो बाबा रामदेव हमें दवाइयां देते हैं। एक्चुअली उनका नाम बाबा रामदेव नहीं है, सेठ रामदेव है। अच्छा, यूनानी दवाइयां भी होती हैं हमारे पास, सिद्धा भी हमारी एक थेरेपी है, योगा थेरेपी है, नेचुरलपैथी भी एक थेरेपी है। तो ये जो होती हैं हमारे पास में सिस्टम होते हैं, ये हमारे पास में सिस्टम होते हैं, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा भी हमारे पास सिस्टम होते हैं जिसका की नाम है प्राणिक एंड रेकी, लेकिन ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, इसलिए ये क्या है, टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर, ठीक है। अब ये प्राणिक एंड रेकी क्या होता है इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इस तरीके की साधनाएं या सिद्धियां होती हैं जिससे कि शरीर में जो है वो रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे कि साईं बाबा के पास में थी कि वो कहते हैं मैं छू करके किसी की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, इसको आप अगर छोड़ें तो ही बढ़िया है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि प्राणिक और रेखी जो है ना वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, इसलिए अगर ऐसी कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है। वैसे ऐसा आजकल कोई होता भी नहीं है, ठीक है, जो छूने से किसी को ठीक कर दे, ठीक है। वो तो भगवान थे जो कि कर गए, अब तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, देखो जी, तो हमारे को पता लग गया। सर इसके कोर्स होते हैं अभी रेकी के। अच्छा, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना, मेरे को अपना कोर्स पढ़ाना है बस, दैट्स इट। इसके बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आ जाओ आ जाओ, देखो, सुनो मेरी बात। तो मैं सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर क्या चीजें आती हैं, वो 8 चीजें आती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मेडिकल क्या नाम है ये आपकी जो सर्विसेज के अंदर, मतलब कि हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट है ये हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले एम्बुलेंस की सर्विसेज असेंशियल होती है, हमें मालूम है। डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट केयर, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर, आप डॉक्टर लाल पैथलैब के पास में जाते हैं या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, ठीक है जी, तो उसकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। और पैरामेडिकल सर्विसेज जैसे कि वार्ड बॉय होते हैं या फिर ये हमारे पास में नर्सेज की सर्विसेज होती हैं। और पैरामेडिकल सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं होते, प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते, लेकिन ये उनके सहायक होते हैं, ठीक है जी। तो वो पैरामेडिकल सर्विसेज के अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत सी डिग्रीज होती हैं, मैं अभी उसको नहीं देखना चाहता, ना बोलना चाहता हूँ उसके बारे में। ब्लड बैंक की सर्विसेज, ठीक है जी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो एग्जाम कैटेगरी में आती हैं। प्लास्टिक सर्जरी आती है एग्जाम सर्विसेज में, प्रोवाइडेड वो कॉस्मेटिक सर्विसेज के अंदर ना आ रही हो। यानी कि देखिए, एक मान लीजिए एसिड अटैक विक्टिम है और उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई है, एग्जाम्प्ट है, ठीक है जी, एग्जाम्प्ट है। लेकिन एक हीरोइन या फिर एक एक्ट्रेस अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराती है अपने, अब आप कहेंगे सर उसके लिए भी जरूरी है, उसको काम कहाँ से मिलेगा? भाई यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे हम असेंशियलिटी को देख रहे हैं। एसिड अटैक विक्टिम के साथ में अगर उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है वो एग्जाम्प्ट कैटेगरी में रखी गई है,
और अगर कॉस्मेटिक्स के अंदर रखा हुआ है, हम अपनी इच्छा से वॉलंटरली करवा रहे हैं, अपने भगवान ने जो हमें स्ट्रक्चर दिया था उससे हम खुश नहीं है, हम अपना ही कुछ अलग बनाना चाह रहे हैं, अलग ही प्लान कर रहे हैं, तो वो जो प्लास्टिक सर्जरी है उसकी सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कॉस्मेटिक सर्विसेज। अच्छा, एनिमल बर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे आपके ये वेटनरीज होते हैं ना, वेटनरी सर्विसेज होती हैं जितनी भी, वो सारी की सारी वेटनरी सर्विसेज, जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं, डॉक्टर तो ह्यूमन के लिए भी हो सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी हो सकते हैं, और ये जो क्या नाम है, एनिमल और बर्ड्स के लिए हॉस्पिटल या ऐसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट खोले जाते हैं, इनकी सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट है। साथ में वेटनरी से रिलेटेड जितनी भी, जैसे उनके इंजेक्शन देने वाले हो गए या फिर उनका ख्याल रखने वाले हो गए, उनके ऊपर जो भी जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, वो क्या है, एग्जाम्प्ट की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये सर्विसेज जो हैं ये हमारी एग्जाम सर्विसेज हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, और ये जो है ये हमारा रिकॉग्नाइज मोड ऑफ मेडिसिन है। ठीक है जी, जिसके अंदर की प्राणिक और रेखी नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब सुनिए, इसके अंदर है ना कुछ क्लैरिफिकेशन दी हुई है हमने, यानी कि नोट्स दिए हुए हैं। क्या क्लैरिफिकेशन दी हुई है, क्लैरिफिकेशन ये कहती है हमारे को, ध्यान से सुनना, कि अगर रेंट पे रूम दिए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो ये क्या है, ये उनके लिए एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। मान लीजिए किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ऑपरेट करने के बाद में, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में उसको ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में ही रोका जाता है, तो उसको एडमिट कर लिया जाता है। तो रूम रेंट पे दिए हैं लेकिन एक ट्रीटमेंट के अंडर, और वो ट्रीटमेंट क्या है, एग्जाम्प्ट है जीएसटी के अंदर। तो हम क्या कहते हैं, ये भी रेंटल ऑफ रूम जो होते हैं इन हॉस्पिटल, इफ इट इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट, देन इट इज टोटली एग्जाम्प्ट। रूम सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। अब कोई ऐसा तो नहीं कहता ना, अब सोचो कोई और, किसी और को थोड़ी ना रूम रेंट पे दिया जाता है वहां पे। कभी किसी ने ये कहा है कि अरे चलो दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली आए हैं, आज हम क्या करते हैं, होटल में ना रह करके रूम रेंट पे ले लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। रूम रेंट हॉस्पिटल में तो मिलेगा नहीं, बल्कि वो मार के भगा भी देंगे तुम्हारे को। तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। मेन सर्विस एग्जाम्प्ट है तो ये भी सर्विस एग्जाम्प्ट मानी गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। सर्विसेज प्रोवाइडर बाय सीनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर ने सर्विसेज दी है, कंसल्टेंसी दी है, या फिर टेक्नीशियन ने जो सर्विसेज दी है, यानी कि सीनियर डॉक्टर था, विजिटिंग फैकल्टी हमारे पास में आया, विजिटिंग फैकल्टी आया, ठीक है जी, और उसने अपनी, या फिर कोई कंसल्टेंट आया उसने अपनी सर्विसेज दी, या फिर कोई टेक्नीशियन है जो कि क्या नाम है, हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहा है। मतलब ऊपर मैंने क्या बोला था अभी, ऊपर मैंने बोला था मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन यहाँ पे उनके डॉक्टर के अलावा भी टेक्नीशियंस होते हैं हमारे पास में। अब वो भी तो अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जो इंसान आपको एक्सरे की सर्विसेज दे रहा है वो भी तो सर्विसेज दे रहा है ना। तो हमने क्या बोला, जो टेक्नीशियंस होते हैं, या फिर जो आपकी आईज का जो है डायग्नोस कर रहा है, या फिर आपकी आईज को क्या नाम है चेक कर रहा है, या फिर आपके लंग्स के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे टेक्नीशियन की सर्विसेज भी क्या है, एग्जाम्प्ट होती हैं। अच्छा, अब और सुनो, यहाँ पे देखो लिखा एग्जाम्पल दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज बाय विजिटिंग डॉक्टर टू देयर पेशेंट इज एग्जाम, एंड दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मोड ऑफ हॉस्पिटल, एंड देयरफॉर ऑर्गेनाइजिंग डॉक्टर फॉर पेशेंट इज ऑल्सो एग्जाम। आओ इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ। समझाने के लिए थोड़ी स्पेस लगेगी, ऊपर चलते, ये रहा। देखो, ये था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम है BLK, ठीक है ना, शायद करोल बाग या फिर राजेंद्र प्लेस पे है ये, हाँ, ठीक है जी। BLK, BLK हॉस्पिटल है। BLK हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है, पेशेंट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं एडमिट ही होने आया। तो BLK ने सर्विसेज दी किसको, पेशेंट को, और ये हमारे डॉक्टर साहब थे जिनके की सींग ऊपर थे, ठीक है, और ये इसके ऊपर नहीं रहेंगे, इसके नीचे रहेंगे, इसके सींग, ये पेशेंट था, ठीक है जी, मिस्टर एक्स एक पेशेंट था,
ये अपने ट्रीटमेंट के लिए आया था, ट्रीटमेंट की सर्विसेज दी गई, पेशेंट से कंसीडरेशन ली गई कितनी, 10,000, और डॉक्टर को कंसीडरेशन दी गई कितनी, 6,000। तो पेशेंट ने जो 10,000 दिए हैं उसमें से 6,000 तो दिए किसके लिए, डॉक्टर के लिए, और 4,000 किसको दिए हैं जी, हॉस्पिटल को दिए, है ना। 4,000 हॉस्पिटल को दिए और 6,000 डॉक्टर के लिए दिए। हॉस्पिटल की क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सर्विसेज हम वैसे ही एग्जाम्प्ट कर चुके थे। डॉक्टर के थ्रू, डॉक्टर अगर इस हॉस्पिटल के थ्रू आया है तो वो भी सर्विसेज जो है एग्जाम्प्ट है। तो दोनों ही सर्विसेज जो हैं एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में आती है, ठीक है जी, एग्जाम्प्ट सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। तो पूरे 10,000 के ऊपर ही जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिटेन्ड बाय 4,000 रिटेन्ड बाय VLK यानी कि हॉस्पिटल। ठीक है, ओके, चलो ये समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट सर्विस देखो, अब खाने से रिलेटेड, पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट का पार्ट है, उसको खाना बाहर का नहीं दिया जाएगा, है ना, होता है ना ऐसा, किसी का कोई पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, बाहर का खाना अलाउड नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल से खाना मिलेगा। हमने कहा ठीक है। अब कैंटीन की फैसिलिटी दी गई है किसको, हॉस्पिटल को। मैं एक प्राइवेट वेंडर था जो कि कैंटीन रन कर रहा था, किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। और बड़ी तमीजदार कैंटीन्स होती हैं ये, आपके स्कूल कॉलेज वाली कैंटीन नहीं होती, ठीक है। तो फूड वेंडर था जिसका कि काम क्या था, हॉस्पिटल को सर्विस देना, किसके लिए, पेशेंट्स के लिए। अब जरा ध्यान देना, अगर फूड वेंडर ने सर्विसेज दी है किसको, हॉस्पिटल को, ये टैक्सेबल सर्विसेज है। और फूड वेंडर से सर्विसेज लेकर के हॉस्पिटल ने पेशेंट को दिए, जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर उन्हीं को तो खाना मिलता है ना। तो पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, अगर ये फूड फैसिलिटी उनको दी जा रही है तो ये फूड फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है। और अगर कैंटीन की सर्विसेज लेकर के हॉस्पिटल ने अदर्स को दिए, अदर्स को दिए मतलब जो उनके अटेंडेंट वगैरह होते हैं वो भी तो खाना ऑर्डर कर सकते हैं ना, मतलब उसी फोन पे हेलो करके क्या बोलते हैं कि सर मेरे को कैंटीन से भिजवाया जाए, तो वो हॉस्पिटल के थ्रू ही भिजवाया जाता है। कहने का मतलब ये कैंटीन तो हॉस्पिटल में ही होती है ना, आता तो डायरेक्टली ये कैंटीन से ही है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर होती है तो हॉस्पिटल के थ्रू आ रहा है ये हम मानते हैं। तो अगर उनके अटेंडेंट को दी जाती है ऐसी फूड सर्विसेज तो वो क्या है, टैक्सेबल है। यानी कि सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना, if it is the part of treatment, yes of course it is the part of treatment, if we are providing food to patient who is in, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो it is a part of treatment, and as the treatment is exempt service, then food facility provided to patient is also exempt service। क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। आपका जब बिल बनेगा ना तो वो इस वजह से बनेगा क्योंकि आप, मतलब आपका मतलब है जिस भी पेशेंट का बिल बनेगा वो इस वजह से बनेगा क्योंकि उसको हॉस्पिटल की मेडिकल सर्विसेज दी गई थी। ऐसा नहीं है कि वो खाना खाने के लिए आया था, खाना खाने के लिए कौन था, सिर्फ ये था जो अटेंडेंट था, तो उसकी सर्विसेज को हमने टैक्सेबल किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, सर्विसेज टू हॉस्पिटल, हर सर्विसेज टू हॉस्पिटल इज टैक्सेबल, सर्विस टू हॉस्पिटल आर टैक्सेबल एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ, हाँ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बोलना मैं भूल गया। देखो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि ना कैंटीन की सर्विसेज अगर हॉस्पिटल को दी गई हैं तो वो टैक्सेबल है। ऐसे ही जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हॉस्पिटल को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है जी, एक्सेप्ट जो मैंने ऊपर बोला था टेक्नीशियन वेक्नीशियन को छोड़ करके, उन सब की सर्विसेज क्या है जी, टैक्सेबल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हारे को, एक एग्जांपल देता हूं, एक है हमारे पास में अपोलो क्रेडल, अच्छा इधर नहीं लिखता मैं इसको,
इसको भगा देते हैं यहाँ से ताकि हमें स्पेस मिल जाए। अपोलो क्रेडल, ठीक है जी। ये क्या है? ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है। अब अपोलो क्रेडल में ना, क्योंकि ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे ना एक है ना हॉस्पिटल के अंदर ही ना स्टॉल बनाया हुआ, स्टॉल क्या प्रॉपर शॉप है वो, फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई एक क्या नाम है ब्रांड है, जिसकी की एड मिस्टर अमिताभ बच्चन भी करते हैं। तो फर्स्ट क्राई की सर्विसेज, फर्स्ट क्राई में ना क्या मिलता है, बेबी के प्राइमरी क्लॉथ मिल जाते हैं, उससे जुड़े हुए जो चीजें क्या नाम है चाहिए होती हैं वो मिल जाती है, फर्स्ट क्राई में ऐसी चीजें मिल जाती है। तो फर्स्ट क्राई को मालूम है कि अपोलो क्रेडल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कि जो कि इसी काम के लिए है, यानी कि मेटर्निटी पर्पस के लिए है। तो उन्होंने अपना एक आउटलेट यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। और जो है अब हम यहाँ पे ना पर्सन्स बोलेंगे, पेशेंट नहीं बोलते, ठीक है जी। पर्सन को जो है, जो हॉस्पिटल में आए किसी भी काम के लिए, उनको फर्स्ट क्राइज ने ये सर्विसेज दी। किस चीज की सर्विसेज दी? ये जो आउटलेट सर्विसेज हैं। तो ये जो आउटलेट सर्विसेज जो हैं वो किसको दी है? हॉस्पिटल को, और इनसे इन्होंने चीजें बेची हैं और कंसीडरेशन ली है। तो मैं ना इन सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं ना इन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्राई ने जो हॉस्पिटल को सर्विसेज दी है ना यहाँ पे अपना आउटलेट खोल करके, ये टैक्सेबल है। और कैंटीन की सर्विसेज भी टैक्सेबल है, ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये हमारा बीएल कपूर हॉस्पिटल है, बीएल के हॉस्पिटल है, जिसका कि मैंने भी एग्जांपल दिया था। इसमें ट्रीटमेंट करने से कोई बायो वेस्ट निकलता होगा, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है अगर ये खुले में छोड़ दें तो। जैसे मेरे और आपके घर से कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है ना, ऐसे बीएल कपूर से कूड़ा लेने वाली गाड़ी नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनका ना कूड़ा ऐसा होता है, बायो वेस्ट ऐसा होता है जिसको कि अगर आम कूड़े की तरह से ट्रीट किया गया तो वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ना यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये जो अगर बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल हैं, लेकिन अगर बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करने की सर्विसेज किसी ऑपरेटर ने दी है तो वो क्या हो जाएंगी? एग्जाम सर्विसेज के अंदर आ जाएंगी। बात समझ में आई? तो ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, सर्विसेज टू हॉस्पिटल आर टैक्सेबल एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स। ठीक, अच्छा। सर अदर सर्विसेज से क्या, एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मैंने भी आपको फर्स्ट क्राई का एग्जांपल दिया ना, ओके सर। और कैंटीन का एग्जांपल दिया, वो सर्विसेज। आगे सुनो जी, नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर ने को एजुकेशन सेक्टर को अगर फैसिलिटी दी गई है ये वाली, और एजुकेशनल सेक्टर ने ये फैसिलिटी दी है इनको, तो वो एग्जाम्प्ट है। बात तो समझ में आई? यानी कि मैं केटरिंग सर्विसेज दे रहा हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसको देने के लिए? उनके स्टाफ को देने के लिए। तो ऐसी केटरिंग सर्विसेज एग्जाम्प्ट होंगी। मैं क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसको देने के लिए? स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए, एग्जाम्प्ट होगी। मैं सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा हूं
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और इस सिक्योरिटी का कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है? स्टाफ, स्टूडेंट या फैकल्टी के लिए एग्जाम्प्ट। बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात कि अगर केटरिंग और क्लीनिंग सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन पब्लिकेशन सर्विसेज दी जाती हैं, जनरल्स की सर्विसेज दी जाती हैं, सिक्योरिटी की सर्विसेज दी जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी जाती हैं, एडमिशन या एग्जामिनेशन की सर्विसेज दी जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सर्विसेज को स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए लेता है। यानी कि ये सर्विस प्रोवाइडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दे रहे हैं, किसके लिए? स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए। तो ये सर्विसेज टोटली एग्जम्प्ट हैं। मेरी बात समझ में आई? मैंने माइक नहीं लगाया था अभी तक। नहीं सर, सर एक बार फिर से बता दो। मैंने तुमसे पहले ये पूछा, मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? आ रही थी सर। मैंने ये बोला, ध्यान दीजिएगा, कि अगर केटरिंग की सर्विसेज दी जा रही है, क्लीनिंग की सर्विसेज दी जा रही है, अरे भाई केटरिंग की सर्विसेज कौन देता है? कैंटीन चला रहा हूं मैं मिस्टर डी, एमडी लिख दिया मैंने, मैं डी जो है वो केटरिंग की सर्विसेज दे रहा है। यानी कि क्या सर्विस? कैंटीन खोल के बैठा हूं। कहां पे? तुम्हारे स्कूल के अंदर, ठीक है जी। और स्कूल ये सर्विसेज किसको दे रहा है? स्टूडेंट्स को दे रहा है, स्टाफ को दे रहा है, या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज अब आ रही है आपको? यस सर, अब आ यस गई। सर। अच्छा, एक सेकेंड। क्या मेरी आवाज अब आ रही है आपको? यस यस सर, सर। अब आ गई। ठीक है, आप सुनो, दोबारा से सुनो। मैं हूं मिस्टर डी, मैं केटरिंग सर्विसेज देता हूं, समोसे बनाता हूं, ठीक है, मैंने सुबह सुबह समोसे बनाए आपके स्कूल की कैंटीन में। यानी कि मैं कैंटीन चलाता हूं आपके स्कूल में, और ये समोसे खाने आया कौन? स्टूडेंट, स्टाफ या फैकल्टी, ठीक है जी। और ऐसी सर्विसेज जो है, केटरिंग की सर्विसेज जो हैं, अगर मैंने स्कूल को दी हैं और स्कूल ने इन लोगों को दी हैं, तो ऐसी सर्विसेज जीएसटी से एग्जम्प्ट है। यानी कि ऐसी सर्विसेज के ऊपर, केटरिंग की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात समझ में आई? अब जो चीज आपको केटरिंग के वे में समझ में आई है ना, वही चीज आप एप्लीकेबल कर दो क्लीनिंग स्टाफ पे, ऑनलाइन पब्लिकेशन पे, जनरल्स पे, सिक्योरिटी की सर्विसेज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, एडमिशन और एग्जामिनेशन पे। ठीक है? ओके। यस सर। अब ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, अब सुनो जरा आराम से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, इस चीज को डिफाइन करना है। तो सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि प्री प्राइमरी से, प्री प्राइमरी क्या होता है जी? प्री स्कूल होते हैं ना, प्री स्कूल होते हैं, जैसे प्ले स्कूल के बाद में वो जो प्री स्कूल्स होते हैं, से 12th तक के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं और अनरिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? रिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं और अनरिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं। जैसे
सीबीएसई एफिलेटेड वगैरह होते हैं। तो अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन दे रही है, कहां से, प्री स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, या फिर उसके इक्वलेंट। ठीक है, यहां मैंने क्या लिखा है, और इक्वलेंट, चाहे वो रिकॉग्नाइज हो चाहे अनरिकॉग्नाइज हो, चाहे वो रिकॉग्नाइज हो चाहे वो अनरिकॉग्नाइज हो, उसको हम क्या बोलेंगे जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट कैटेगरी में, तो कौन आ जाते हैं सर, स्कूल्स आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मैंने अगर बात किया, एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इन इंडिया। अब देखो वर्ड क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इन इंडिया। रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इन इंडिया का मतलब क्या हो गया, कि मैंने तुम्हारे कॉलेज की बात की, कॉलेज की बात की, और कॉलेज कौन सा कॉलेज होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। स्कूल रिकॉग्नाइज भी हो सकता है, अनरिकॉग्नाइज भी हो सकता है, कॉलेज जो है वो रिकॉग्नाइज ही होना चाहिए। यानी कि रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन दे रहा हो, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन ना हो जो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रही। जैसे कि हमारे पास में कॉलेज कौन सी एजुकेशन देता है, सारे कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज है। अच्छा जी, क्या इसी को हम एजुकेशन सेक्टर का पार्ट मान लें? व्हाट अबाउट आईआईटीज, नहीं सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआईज, यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर देते हैं, जैसे पूसा है हमारे पास में आईटीआई। ठीक है जी, पूसा है कहाँ पे, पटेल नगर पे। ठीक, वो क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, कोई कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज करवाते हैं, तो इनको भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। तो हम क्या कहते हैं, तीसरी कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में स्कूल और दूसरी में कॉलेज आ गए, तीसरे में अप्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग्स आ गई। वोकेशनल ट्रेनिंग्स अलग अलग तरीके की होती हैं, आपके स्कूल में भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशन, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, और आईटीआईज भी होते हैं इसके अंदर, एंगेज्ड है, जो कि आपको ट्रेनिंग देते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के लिए। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो हमारे को रोजगार लेने में, रोजगार लेने में सक्षम बनाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है जी, ऐसे इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। इस बात में किसी को शक है क्या? तो पहले स्कूल फिर कॉलेज, इनके इक्विवेलेंट, स्कूल रिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं, अनरिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं, कॉलेज रिकॉग्नाइज होना जरूरी है, ट्रेनिंग कोर्स वगैरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने वाले इंस्टीट्यूशन जो है ये अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर, हाँ जी, सर ये आईटीआई क्या है? आईटीआई की फुल फॉर्म मेरे को भी याद नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर ना टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हो गए, ओके सर। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए बहुत सर, सारे होते हैं। हाँ, सर ये जो ट्यूशन क्लासेस होती है ये भी आती है इसमें? ट्यूशन क्लासेस जो होती है ना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं बोलेंगे। ट्यूशन का मतलब ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं प्रोवाइड कर रही होती। समझ में आई ओके आपको? सर। यस सर। इसलिए जीएसटी के लिए एप्लीकेबल है, एग्जाम सर्विसेज के अंदर नहीं आते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, और यहाँ पे जो प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है ना, इसके अंदर कोचिंग क्लासेस ट्यूशन क्लासेस नहीं आती। और वैसे भी ट्यूशन का मतलब है एक्स्ट्रा स्टडीज, जो कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते।
खैर इस बात को छोड़ो, कहने का मतलब ये कि इसको हमने पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं माना हुआ और इनको जो है वो जीएसटी लगता है। अच्छा देखो, अब ना मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो ना कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? समझाता हूं। देखो, आपका ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बीकॉम ऑनर्स कोर्स करवा रहा है, रिकॉग्नाइज्ड है? हाँ सर, एग्जाम्ड है। लेकिन बीकॉम के अंदर घुसने के लिए एक नॉर्मल पर्सन को एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम तो एजुकेशन का पार्ट नहीं है ना। एजुकेशन का पार्ट तो क्या होगा? बीकॉम ऑनर्स होगा। तो मैं इस एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये बात समझ में आई? आओ जी, यस सर। यस सर। आओ जी। अब ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में क्या बोला जा रहा है, नीचे पढ़ते हैं। क्या था? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन वो आपके नॉर्मल एग्जाम की प्रोसेस नहीं, सर्विसेज नहीं दे रहा। वो किसकी सर्विसेज दे रहा है? एग्जाम जो एंट्रेंस के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम की सर्विसेज दे रहा है, और साथ में आपसे कंसीडरेशन भी ले रहा है। आप प्रोस्पेक्टस खरीदने जाते हैं जिसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए फीस भी लगती है, तो ये सर्विस जो है ना, अगर कंसीडरेशन ली जाती है, ये एंट्रेंस एग्जाम की सर्विसेज भी क्या है जी? एग्जाम्प्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी इज एग्जाम्प्ट। अच्छा, अब और थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जो होते हैं, उनका क्या काम होता है? क्या उनका काम होता है पढ़ाने का, कोर्सेज प्रोवाइड करने का? नहीं, ये तो बाकी स्कूल्स के ऊपर इनविजिलेशन रखते, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, आंसर शीट्स प्रोवाइड करवाते हैं, चेकिंग सिस्टम की सर्विसेज देते हैं, और बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करने की सर्विसेज देते हैं, है ना? ये पढ़ाते नहीं है। तो ये जो आपके सीबीएसई हो गए या फिर ये जो स्टेट बोर्ड्स हो गए, ये अपने आप में ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कहे जाते अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो। लेकिन 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 जब ये इंस्टीट्यूशन किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम की सर्विसेज देते हैं, यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवाने की सर्विसेज देते हैं, तो हम इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लेते हैं। तो जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है, ध्यान से सुनना। जनरल रूल कहता है सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स जनरल रूल, नॉर्मल पूरे साल, जनरल रूल क्या कहता है? कहता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयरफॉर सर्विसेज आर टैक्सेबल। लेकिन जब जनरल रूल नहीं होता, फॉर कंडक्टिंग एग्जाम,
if they are providing services. जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको बताई तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाता है. Therefore services are exempt. ठीक है जी, इनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं. ठीक है जी, तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड आर नॉट इंस्टीट्यूट, so their services to student are taxable, but for conducting exam they are considered as educational institution, therefore services are exempt from GST. अच्छा जी, अब थोड़ा और आगे चलते हैं. ऐसा होता है हमारे पास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये तो एग्जाम्पल के वे में लिखा हुआ. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर आपको क्या करता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज देता है, जैसे कि 1 साल से ज्यादा, ठीक है जी, तो इनकी सर्विसेज क्या होती हैं सर, एग्जम्प्ट होती हैं. लेकिन जितने भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ये ना एजुकेशन का पार्ट नहीं, प्रमोशन का पार्ट माने जाते हैं. जैसे कि 2 महीने का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया हमने, तो इसको हम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते. तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे कोर्सेज जो 1 साल से ज्यादा हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, या फिर आप कह लीजिए एजुकेशनल कोर्सेज हैं, ये इसकी सर्विसेज अगर दी जाती हैं तो वो एग्जम्प्ट होती हैं. लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स आमतौर पे शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो अगर ये कोर्सेज हैं तो वो क्या हो जाएंगे सर, वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे. ठीक है जी, सर्टिफिकेशन कोर्सेज टैक्सेबल, डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज एग्जम्प्ट. ये बात समझ में आई? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईएम्स जो होते हैं ना, वो एमबीए की डिग्री भी देते हैं आपको, सॉरी एमबीए की डिग्री नहीं देते, ये भी ना पीजीडीबीएम का डिप्लोमा देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है इनका. ठीक है जी, पीजीडीबीएम कहते हैं हम इनको. तो ये हमारे पास में लॉन्ग टर्म डिप्लोमास देते हैं, तो वो क्या होते हैं सर, एग्जम्प्ट होते हैं. उनमें जो सर्विसेज दी हैं इन्होंने वो एग्जम्प्ट होती हैं. और अगर ये लेस देन 1 ईयर के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज देते हैं तो करवाते हैं, तो वो क्या होते हैं सर, वो टैक्सेबल होते हैं, वो टैक्सेबल होते हैं. ठीक है सर. हाँ जी. सर एग्जैक्ट 1 ईयर का कोर्स है तो दीदी आप ना 1 साल का क्राइटेरिया मत लीजिए, 1 साल या 1 से ज्यादा का क्राइटेरिया मत लीजिए. आप ये चेक कीजिए कि ये एजुकेशनल कोर्स है फुल टाइम, जैसे कि सीए हो गया, या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स है. अब सर्टिफिकेशन आपकी आईआईटी होती है, आईआईटी नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो 100 आवर की ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर की, आईटी ट्रेनिंग, आईटीटी. अगर कोई पर्सन सीए कोर्स के साथ में आईटीटी करता है तो वो कंपोजिट सप्लाई मान ली जाती है. लेकिन अगर कोई सिर्फ आईटीटी यानी कि सर्टिफिकेशन कोर्स करेगा तो हम उसको टैक्सेबल मान लेंगे, तो वो सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी. ठीक है, अच्छा जी. यस सर. अब सुनो, सर. एजुकेशन, हाँ बोलो बोलो. सर अब मत पढ़ाइए. नहीं जी, मेरे को ये पूरा करने दीजिए, उसके बाद रोक दूंगा. सुनो, सर कितनी देर का हो रहा है? मुझे नहीं पता, चुप एकदम, ऐसी बातें नहीं करते. सर प्लीज. प्लीज प्लीज, मैं भी प्लीज कह रहा हूँ. सुनो, रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसको पढ़ते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर. ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ये देखो. इसके बाद केटरिंग आएगा, और बस यहाँ पे ये मतलब 2 पेज है बस. ध्यान से सुनो, पेज भी छोटे छोटे ही हैं, ध्यान से सुनो. तो ना हमारे पास में क्या है, कैब रेंटिंग की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी, कैब रेंटिंग की बात कर रहा हूं मैं. अगर आपने
ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिया है, ठीक है जी। कैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिया है? मान लो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, इसने ना कैब फैसिलिटी देनी है किसको? स्टूडेंट्स को अपने, ठीक है जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, ये एक स्कूल था, इसने कैब फैसिलिटी देनी है, इसने कैब फैसिलिटी देनी है। इसको चाहिए 30 कैब, लेकिन जो वेंडर है ना उसके पास सिर्फ 20 कैब्स हैं, ठीक है। तो ये वेंडर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या करेगा? किसी बाहर से 10 कैब्स और ले लेगा। तो ये जो है 30 कैब की फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें कि 20 कैब्स तो इसके पास हैं और 10 कैब्स ये बाहर से ले रहा है। तो ये दोनों ही एग्जम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी स्कूल को सर्विस दे रहा है और ये भी स्कूल को सर्विसेज दे रहा है, बस ये स्कूल को सर्विस इसके थ्रू दे रहा है, तो ये भी एग्जम्प्ट है। अच्छा, अब ये बात सुनो, यहां ना ये रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और इसको मैं बोल देता हूं अप टू सीनियर सेकेंडरी। और इक्वलेंट, ठीक है जी। यानी कि मैं ना जब बात करता हूं ना रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये जो मैंने ऊपर सिखाया था ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें जब मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं तो मैं सिर्फ पहले वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं, इसकी। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी इनको तो ये टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ जाएंगे। तो ये जरा ध्यान से देख लेना कि मैं रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात स्पेसिफिकली कर रहा था, तब मैंने क्या बोला? अप टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है जी, और इक्वलेंट। अच्छा, और सुनो, सर्विसेज ऑफ लेंडिंग बुक्स बाय पब्लिक लाइब्रेरी इज एग्जाम। पब्लिक लाइब्रेरी होती है, आपको बुक्स वगैरह देती है, उसकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, ठीक। अच्छा, सर्विसेज ऑफ कॉलेज मेस। कॉलेज मेस बोला है मैंने अभी, कॉलेज मेस का मतलब क्या हो गया? स्कूल की नहीं, यहां पे मैं कॉलेज मेस तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कॉलेज मेस का मतलब कॉलेज कैंटीन, कॉलेज मेस की सर्विसेज दी जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और कॉलेज मेस कौन चला रहा है? कॉलेज मेस जो चला रहा है वो चला रहा है खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सर्विसेज एग्जम्प्ट है अगर वो कॉलेज मेस चलाया जा रहा है स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए। लेकिन कॉलेज मेस की सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी अगर ये रन की जा रही हैं प्राइवेट वेंडर के द्वारा। तो सर्विसेज ऑफ कॉलेज मेस आर एग्जम्प्ट if it is run by educational institution for staff, student or faculty, and services of college mess is taxable if it is run by person other than educational institution, ठीक है जी। ओके, तो कोई थर्ड वेंडर अगर चला रहा है तो आगे सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने केटरिंग सर्विसेज दी, ध्यान देना जरा मेरी बात पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने केटरिंग सर्विसेज दी कॉलेज को, ये टैक्सेबल है। केटरिंग सर्विसेज दी, थर्ड वेंडर है ना, कॉलेज को दी, टैक्सेबल है, ठीक है जी। और कॉलेज ने खुद चला करके केटरिंग सर्विसेज स्टूडेंट को दी, सर्विस एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर मैं ये स्कूल की बात आती है, यही बात अगर स्कूल के साथ में आती है, तो स्कूल को अगर कोई केटरिंग सर्विसेज दे तो वो एग्जम्प्ट है, और अगर स्कूल आगे स्टूडेंट को केटरिंग सर्विसेज दे, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो टैक्सेबल है। यानी कि वेंडर, अगर वेंडर के थ्रू दी जा रही है कॉलेज में स्टूडेंट को तो टैक्सेबल है, जो सर्विस वेंडर ने कॉलेज को दी है। और अगर कॉलेज ने स्टूडेंट को दी है वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर स्कूल की बात करें हम, तो यहाँ पे वेंडर
और स्कूल दोनों ही एग्जम्प्ट है। यानी कि वेंडर ने स्कूल को दिए और स्कूल ने या फिर स्कूल ने स्टूडेंट को दिए, दोनों ही एग्जम्प्ट है। ठीक है, अच्छा जी, और सुनो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लगाता है। जैसे वो आपको हॉकी का प्लेयर बनाना चाहता है, उसके लिए कोचिंग दे रहा है, टेनिस की कोचिंग दे रहा है, या फिर कोई हॉबी क्लासेस दे रहा है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड क्लासेस होती हैं। तो ऐसी सर्विसेज के बारे में क्या कहना है, ध्यान से सुनना। बोलता है अगर सर्विसेज दी जा रही हैं एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर हॉबी क्लासेस की बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसकी एक्स्ट्रा बिलिंग की जा रही है, एक्स्ट्रा बिलिंग की क्या की जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये बिल बनाया हमने, और बिल बना करके हमने इसमें लिखा कि आपकी एजुकेशन फैसिलिटी के लिए तो इतना है, और एक्स्ट्रा कैरिकुलर्स के लिए इतना पैसा हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। अगर ये सेपरेटली दिखाया जा रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर वाला अमाउंट है, ये तो एग्जाम्प्ट है ही एजुकेशन वाला, एक्स्ट्रा कैरिकुलर वाला जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको एक लमसम बिल पकड़ाया जा रहा है, अगर आपको लमसम बिल पकड़ाया जा रहा है और क्या बोल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बिल, और बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे 10,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बिलिंग आपकी नहीं दिखाई जा रही, तो हम क्या मानते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस क्या है, एजुकेशन पर्पस है। और अगर एजुकेशन पर्पस है तो ये क्या हो जाता है सर, एग्जाम्प्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप सेपरेट बिलिंग नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह की, तो वो एग्जाम्प्ट सर्विस के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हैं, सेपरेट बिलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और सुनिए जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या सर्विस दे रहा है, ड्यूअल क्वालिफिकेशन की सर्विसेज देता है कभी कभी वो। ड्यूअल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो बता सकता है मेरे को, ये ड्यूअल क्वालिफिकेशन क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बीए प्लस एलएलबी, इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर 12th आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया किसका, एलएलबी का, और बीए की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। अब हमारे इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो ये क्या कहते हैं कि अगर ये बीए, अब ये क्या है, ये बीए एक रिकॉग्नाइज कोर्स है, ठीक है ना, ये बीए एक रिकॉग्नाइज कोर्स है। कैसे, क्योंकि सर बीए जो है वो नॉर्मली कॉलेजेस में भी करवाया जाता है, तो ये रिकॉग्नाइज कोर्स है या नहीं है, ये इसकी टैक्सेबिलिटी को निर्धारित करेगा। कैसे, हम ये कहते हैं कि ड्यूअल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो जब मैं ड्यूअल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं ना, तो मैं एलएलबी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मेन है ही। ड्यूअल क्वालिफिकेशन में सेकेंडरी क्वालिफिकेशन कौन सी है जी, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो मैं बीए की बात कर रहा हूं, एलएलबी तो नॉर्मल है ही है। तो ड्यूअल क्वालिफिकेशन में मैं इसकी बात कर रहा हूं, सेपरेट की। अच्छा सर, तो हम ये कहते हैं कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने आपको जो ड्यूअल क्वालिफिकेशन दी है और उसमें जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज कोर्स है, तो ये स्टूडेंट के हाथ में इसकी सर्विसेज जो हैं वो क्या होंगी, एग्जम्प्ट होंगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको मेरी आवाज, यस सर सर। आ गई। मैंने ये बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जो आपको ड्यूअल क्वालिफिकेशन दी है, वो अगर रिकॉग्नाइज कोर्स है, जैसे मैंने आपको रिकॉग्नाइज कोर्स का एग्जांपल क्या दिया, बीए प्लस एलएलबी, तो ये क्या है, एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने आपको एक अनरिकॉग्नाइज कोर्स दिया है, यानी कि बीए प्लस एलएलबी नहीं है, कोई अलग सा ही है, ठीक है जी, कोई अलग सा ही है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा।
ये ड्यूअल क्वालिफिकेशन की बात थी। अच्छा, अब सुनो, जब ये टैक्सेबल होता है तो कैसे टैक्सेबल होता है, ध्यान से सुनना। अब मान लो हमने क्या किया, ड्यूअल एजुकेशन दिया, रिकॉग्नाइज कोर्स है, अनरिकॉग्नाइज कोर्स है ये, मान लो कोर्स एक्स और कोर्स वाई, ठीक है जी, सो एंड सो नाम दे दिए मैंने इसको एक्स और वाई के, कोर्स एक्स प्लस कोर्स वाई, ये ड्यूअल क्वालिफिकेशन आपको दी जा रही थी। अगर ड्यूअल क्वालिफिकेशन आपको कोर्स एक्स और कोर्स वाई जो है वो दिया जा रहा है सिंगल प्राइस पे, तो इट्स अ मिक्स सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, देयरफॉर टैक्सेबल एट हायर रेट। यानी कि कोर्स एक्स का दाम, अब ये मत देखना कि मेन कोर्स एक्स था या मेन कोर्स वाई था, हो सकता है मेन कोर्स एक्स हो लेकिन वाई का दाम जो है वो ज्यादा हो, यानी कि कोर्स एक्स और कोर्स वाई, कोर्स एक्स जो है वो 5,000 का है और कोर्स वाई जो है वो 8,000 का है, तो जो टैक्सेबल होगा वो किस दाम पे होगा, 8,000। हायर रेट, मिक्स सप्लाई का जब भी पॉइंट आता है ना तो हायर रेट टैक्सेबल हो जाता है, तो हायर रेट से जो आपका बिल होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि ये नहीं होगा कि भाई मैं बोल रहा हूं कि किसका अमाउंट ज्यादा है, जिसके ऊपर की टैक्स का रेट ज्यादा है, मतलब मान लो 5,000 और ये 8,000, 5,000 वाले कोर्स का जो रेट है वो है 12% और इसका वाला जो है ये है 18% मान लो, तो हायर रेट ये वाला है ना, तो 18% के हिसाब से इन दोनों कोर्सेज के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये बताया मैंने आपको, हायर रेट जो होगा उससे पूरा का पूरा ड्यूअल क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था हमारा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। ठीक, यस सर। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन बाय बाय। बाय सर।